आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? नेशनल इनकम क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? देखिए, राष्ट्रीय आय को जानने से पहले इसके अंदर जो पॉइंट उसको समझना होगा। राष्ट्रीय आय में तीन चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो है वो राष्ट्रीय आय के अवयव। राष्ट्रीय आय के अवयव, कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड टॉपिक है राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और थर्ड है कीमत सूचकांक। राष्ट्रीय आय के अवयव, कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के जो कंपोनेंट है उसमें दो कंपोनेंट है। एक तो घरेलू कंपोनेंट है, डोमेस्टिक कंपोनेंट, और एक नेशनल कंपोनेंट है। घरेलू अवयव, अवयव राष्ट्रीय अवयव। घरेलू और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय के अवयव, कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के अवयव में दो चीज पढ़ेगा, घरेलू अवयव, डोमेस्टिक कंपोनेंट, एंड राष्ट्रीय अवयव, राष्ट्रीय अवयव, नेशनल कंपोनेंट। ठीक है। घरेलू कंपोनेंट हम तीन चीज पढ़ेगा, जीडीपी, जीडीआई और जीडीपी। यहीं से हम लोग की शुरुआत हो चुकी है। ये सारी चीज सीमित है। वही जीडीपी कैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू। क्या है जीडीपी? जीडीपी डेफिनेशन है एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष, जीडीपी गणना हमेशा होती है एक साल में, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम
फर्स्ट डेफिनेशन होता है कि एक वित्तीय वर्ष, हर प्रत्येक देश का अपना अपना वित्तीय वर्ष होता है। ये भारत की बात करें तो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये प्रश्न पूछा है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। दूसरा आता है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा कहता है कि देश के अंदर, हमारा भारत है, भारत के घरेलू सीमा में जो भी वस्तु अथवा सेवा उत्पादन दो ही से होता है, या तो वस्तु का प्रोडक्शन होगा या सेवा प्रोडक्शन होगा। तो जो भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन होता है उन सभी का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से। अब इस घरेलू सीमा के अंदर क्या कहता है, घरेलू सीमा के अंदर जो आता है फर्स्ट आता है भौगोलिक सीमा। ये भारत की घरेलू सीमा बात करें तो भारत की भौगोलिक सीमा मतलब जो भी इसका बाउंड्री है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे में कन्याकुमारी, पूरब में जम्मू करें अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात, साथ में उसकी जो बाउंड्री सीमा है, और अंडमान निकोबार भी और लक्षद्वीप। दूसरा आता है दूतावास। विश्व के जितने भी देश में भारत के दूतावास हैं उन सभी दूतावास में जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी प्रोडक्शन से संबंधित वो सारी है। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जो एक्टिविटी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जो, चाहे वो मछली पकड़ने का काम हो रहा है, वो चाहे वो चाहे वो माइनिंग का काम हो रहा है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में निवासी द्वारा भारत निवासी बना है। तो भारत के नागरिक यदि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में कोई एक्टिविटी का कार्य करते हैं तो वो भी घरेलू सीमा में ही आएगा, उसमें भी जो भी प्रोडक्शन का काम होगा उसको जोड़ेंगे। और चौथा होता है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य निवासी द्वारा संचालित। भारत और पाकिस्तान के मध्य बस यान चल रहा है और ये भारत के निवासी द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो जो भी उसमें प्रोडक्शन होगा, सेवा जो मूल्य प्राप्त होगा तो भी भारत के घरेलू सीमा है। यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक है वो बस संचालित कर भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी को घरेलू सीमा देगी। ये 4 चीज है जो घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। घरेलू सीमा में फर्स्ट हो गया भौगोलिक सीमा, सेकंड हो गया कोई दूतावास, वाणिज्य दूतावास या कोई जो कोई सैन्य प्रतिष्ठान हो। तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में भारत के नागरिकों द्वारा जो किए आर्थिक गतिविधि। और चौथा होगा कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य नागरिकों निवासी द्वारा संचालित ज्ञान होगा। इसके बाद तीसरा जो आता है अंतिम वस्तु से उत्पादन। देखिए चूंकि हम यहाँ पढ़े प्रोडक्शन तो हमेशा उत्पादन होगा, ठीक, उत्पादन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंटरप्राइज जो उद्यम हो तो वहाँ से 2 ही चीज होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होता है या सेवा का होता है। ये पेन वैसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो वस्तु है। वे सभी चीज जिसका भौतिक अस्तित्व है, जिसको हम टच कर सकते हैं वो वस्तु है। वस्तु का प्रोडक्शन होता है किसी न किसी प्लेस में, किसी न किसी इंडस्ट्री में। और दूसरा सेवा जिसको भौतिक अस्तित्व नहीं हो रहा, हम शिक्षा दे रहे हैं, हेल्थ से संबंधित जो तो या तो वस्तु को उत्पन्न होगा, सेवा हमेशा अंतिम ही होता है, लेकिन वस्तु हमेशा अंतिम नहीं होता है, क्योंकि हमेशा और यहाँ वस्तु को जोड़ना हमसे अंतिम वस्तु जोड़ना है, न कि प्राथमिक वस्तु से। जैसे यदि गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है और उस गेहूं से कुछ आटा बन रहा है, कुछ ब्रेड बन रहा है,
अंतिम वस्तु वैसी वस्तु को कहते हैं जो सीधे उपभोक्ता के संपर्क में है, अर्थात वैसी वस्तु जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया गया है वो अंतिम वस्तु कहलाता है। यदि गेहूं घर में जब गेहूं कटा उटा लाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चूहा खा जाता है, तो वो गेहूं का वो मात्रा जिसको चूहा द्वारा उपभोग कर लिया गया है वो अंतिम वस्तु होता है। लेकिन जब हम गेहूं को कन्वर्ट कर दिए आटा में पिसवाने के बाद, तो वह आटा जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर दिए रोटी बना के, तो हो गया आपका अंतिम वस्तु। देखिए उस आटा को हम बेच देते हैं, बेकरी वाला ब्रेड बना लिया, तो यहाँ पर ब्रेड का अंतिम उपभोग होगा, तो ब्रेड है ना, एक सीमा में गेहूं अंतिम वस्तु हो गया, कुछ ऐसी वस्तु है जहाँ पर आटा अंतिम वस्तु है। तो जब आटा से ब्रेड बन रहा है तो हमें आटा की कीमत को नहीं जोड़ना, ब्रेड को, ठीक है। तो यही बोला कि एक वर्ष होगा कब शुरू, 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्र की घरेलू सीमा जो होगा, हमारी जो बाउंड्री होगा, है ना, भारत की जो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री में जो भी अंतिम वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सेवाएं कर रहा है, उन सभी का मौद्रिक मूल्य इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि वस्तु तो कुछ, यदि दूध का प्रोडक्शन होता है तो दूध लीटर में होता है, आलू का प्रोडक्शन हो तो केजी में होगा, कपड़ा का प्रोडक्शन हो तो पीस में होगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मीटर में होता है ना। तो इन सभी को हम लोग रुपया में, मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं कि यदि आलू 1 रुपये केजी है तो आलू 10 रुपये केजी है तो 10 रुपये हो गया, दूध 50 रुपये लीटर है तो 50 रुपये लीटर हो गया, है ना, 100 रुपये मीटर है तो 100 रुपये हो गया, जो भी हो गया कन्वर्ट रुपये में। सेवा हमेशा सेवा तो हमेशा रुपया में ही होता है कि हम यदि शिक्षा दे रहे हैं तो रुपया लेंगे, कोई स्वास्थ्य दे रहा है तो रुपया लेंगे, स्वास्थ्य में सुविधाएं दे रहे तो रुपया देंगे। तो इन सभी को मौद्रिक मूल्य कन्वर्ट करेंगे, जो भी आएगा वो नेक्स्ट। ये जो जीडीपी के बाद जो आता है वो आता है GDI, सॉरी हाँ आई। अब GDI क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। यहाँ भी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम है, इसमें बोलता है कि एक वित्तीय वर्ष में, फिर वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब घरेलू सीमा तो वही होगा, फर्स्ट हो गया भौगोलिक सीमा, सेकंड हो गया दूतावास, थर्ड हो गया अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में निवासी द्वारा किए आर्थिक कार्य, और फोर्थ हो गया 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य निवासी जल सीमा, बस यहाँ ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर, यहाँ तक से, अब यहाँ तक चेक है, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर, वहां भी यही डिफरेंस था कि एक वित्तीय, जीडीपी का डेफिनेशन पढ़े थे तो था, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य। लेकिन यहाँ चूंकि वहाँ नाम था जीडीपी प्रोडक्शन, उत्पादन था, तो यहाँ इनकम की बात करेगा। कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर अवस्थित, हमारे जो घरेलू सीमा के अंदर जो एस्टेब्लिश है उसके सभी उद्यमों द्वारा अर्जित है, GDI कहते हैं।
अर्थव्यवस्था मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य भारत की जो घरेलू बाउंड्री है, घरेलू सीमा है ना, डोमेस्टिक बाउंड्री है, ठीक, के अंदर जितने भी इंटरप्राइज उद्यम अवस्थित है, अब पढ़ेंगे उद्यम क्या है, जितने भी उद्यम होते हैं उस उद्यम से जो अर्जित आय होगा, तो आय की बात नहीं बोला, अर्जित आय बोला, अर्न इनकम, अर्जित मतलब अर्न, ठीक है ना, अर्जित आय और उद्यम कहता है कि उद्यम क्या है, तो उद्यम का मतलब होता है उद्यम, इंटरप्राइज इज अ प्रोडक्शन यूनिट, उद्यम का एक उत्पादन इकाई है ना, उद्यम एक उत्पादन इकाई मतलब वह यूनिट जहां पर उत्पादन किया जाता है, वह यूनिट जहां जहां पर उत्पादन किया जाता है, किस चीज का उत्पादन होगा, या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का होगा, क्योंकि उत्पादन हमेशा दो ही चीज होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा होगा, तो उद्यम क्या है, उत्पादन इकाई, यहाँ पर वस्तु एवं अथवा सेवा जो भी हो, वस्तु अथवा, हॉस्पिटल है जहाँ सेवा का प्रोडक्शन होता है, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाएं हैं जहाँ पर सेवा होता है, लेकिन जो आपको फैक्ट्री है जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होता है, तो उद्यम का है प्रोडक्शन यूनिट है ना, तो वैसे जहाँ पर वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन होता है, मतलब वैसी उत्पादन इकाई जहाँ पर वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन होता है वो उद्यम कहलाता है, इंटरप्राइज कहते हैं। देखिए ये इंटरप्राइज में दो प्रकार होते हैं, इस पर एक चीज और जानिए, तो उद्यम क्या है, उद्यम क्या है, उत्पादन इकाई है, प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पर वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जब वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो इसमें पता ये चीज तो उद्यम एक उत्पादन इकाई है जहां पर उत्पादन के साधन का प्रयोग कर, भूमि, श्रम, पूंजी और कि उद्यम एक उत्पादन इकाई है जहां पर उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस का प्रयोग कर वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, ठीक ना, कि उद्यम क्या है, क्योंकि ये दो ही वर्ड इसमें आए हैं, उद्यम, भारत के बाउंड्री में जितने भी उद्यम हैं सभी उद्यमों द्वारा जो अर्न इनकम करते हैं, तो उद्यम क्या है, उद्यम एक उत्पादन इकाई है जहां पर उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस का प्रयोग, जैसे इंस्टीट्यूट कोई है तो इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, है ना, वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहा है और बहुत सारे असिस्टेंट है, बहुत सारे तुम श्रम दे रहे हैं, पूंजी उसमें ब्लैक बोर्ड खल्ली सब करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, और एक साहस होना चाहिए, जब तक उनमें साहस नहीं है, करेज नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें कि उद्यम में उत्पादन इकाई है जहाँ पर वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जाता है, किसका, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस का प्रयोग करके जाता है। अब जो इंटरप्राइज है उसमें कितना पूंजी, तो पूंजी तीन तरह का होता है, एक होता
किसी भी इंडस्ट्री को या इंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूंजी होता है कि कम से कम इतना पूंजी में ये फैक्ट्री बैठ सकता है, ये कोचिंग संस्थान स्थापित होता है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। तो किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूंजी होता है उसको बोलते हैं इक्विटी पूंजी। यदि एक फैक्ट्री को बैठाने में 1 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, एक फैक्ट्री जो कम से कम 1 लाख रुपया को लगाने से वो एक्टिव हो सकता है, कार्य शुरू कर सकता है, उसको इक्विटी पूंजी। दूसरा कहता है कि एक लाख रुपए तो उसकी इनिशियल पूंजी होता है, लेकिन बाद में यदि हमारे पास पैसा बढ़ा तो हम उसमें बढ़ा सकते हैं। तो कहता है कि हम कहीं से कर्जा ले लीजिए, जो भी लीजिए, तो कहता है इक्विटी पूंजी होता है कि किसी भी उद्यम में अधिकतम संभव निवेश, मतलब मैक्सिमम हम उस इंडस्ट्री में कितना पैसा और निवेश कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितना तक है, तो अधिकतम संभव निवेश पूंजी उसको बोलते हैं। जैसे 1 लाख मिनिमम था, 10 लाख, ठीक है, तो ये इक्विटी कैपिटल और ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी होती है, इसको इक्विटी कैपिटल, और उस उद्यम में जो मैक्सिमम होता है अधिकतम संभव पूंजी को ऑथराइज्ड होती है। तीसरा एक पूंजी और आता है, कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी शेयर, चूंकि उस यदि कंपनी पास 1 लाख पूंजी लगाया और एक शेयर की कीमत 1 रुपया है और यदि 10% वो शेयर बेच दिए तो मतलब 10 शेयर बेच दिए तो 1000 उसका इनकम हो गया। तो किसी भी उद्यम द्वारा अथवा किसी भी कंपनी द्वारा शेयर को बेचने से जो प्राप्त होता है बोलते हैं तीन समझिए कि किसी भी उद्यम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो न्यूनतम पूंजी चाहिए उसको बोलते हैं इक्विटी पूंजी। किसी भी उद्यम में जो मैक्सिमम पूंजी निवेश कर सकते हैं उसको बोलते हैं अधिकतम संभव निवेश, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और किसी भी कंपनी में जो हमें शेयर बेचने से जो प्राप्त अमाउंट होता है, राशि होता है, वो सार्वजनिक पब्लिक इशू कैपिटल होता है। अब देखिए ये तो हो गया उद्यम, समझ गए। उद्यम क्या है? उत्पादन इकाई है जहाँ पर उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस का प्रयोग करके वस्तु अथवा सेवा उत्पादन किया जाता है। अब उद्यम कितने प्रकार के, क्योंकि यहाँ तक सभी उद्यम द्वारा, तो उद्यम है कितने प्रकार के? उद्यम 2 प्रकार के। कि उद्यम तो समझो उद्यम है क्या? तो उद्यम एक प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस का प्रयोग कर वस्तु अथवा सेवा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पूंजी में कितनी पूंजी पढ़ ली कि किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी है उसको इक्विटी कैपिटल बोले, है ना। किसी भी उद्यम में अधिकतम संभव निवेशित पूंजी को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल बोले, और किसी भी उद्यम में से उसके शेयर को बेचने जो प्राप्त होता है उसको पब्लिक इशू कैपिटल बोले। अब उद्यम के प्रकार, फर्स्ट होता है निजी उद्यम, प्राइवेट इंटरप्राइज, तो होता है सार्वजनिक। निजी उद्यम प्राइवेट इंटरप्राइज और एक पब्लिक इंटरप्राइज। कहता है कि उद्यम निजी उद्यम हो गया, सार्वजनिक। तो
तो वैसे उद्यम जिसमें पूंजी का निवेश निजी व्यक्ति, तो वैसे उद्यम जिसमें पूंजी का निवेश निजी व्यक्ति का होता है, यह एक भी हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो वैसे उद्यम जिसका हिस्सेदार निजी व्यक्ति हो उसको बोलते हैं निजी प्राइवेट इंटरप्राइज। मतलब यहाँ पर होता है जो पूंजी का जो निवेश होता है वो निजी व्यक्ति। तो वैसे उद्यम जिसमें पूंजी का निवेश निजी व्यक्ति निजी उद्यम होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, क्या है इसे निजी उद्यम है। जब हम देखते हैं कि वैसे उद्यम जिसमें पूंजी का निवेश है, पूंजी में निवेश सरकार कहता है, पूंजी का निवेश सरकार कहता है। सेल है, गेल है, भेल है, रेलवे है, इसे क्या है सार्वजनिक उद्यम है, ठीक है। तो उद्यम दो हो गया कि अब देखिए दो निजी उद्यम द्वारा अर्जित आय और सार्वजनिक उद्यम द्वारा अर्जित आय। निजी उद्यम की हम इधर दो मानते हैं। ये होता है कि एक ही व्यक्ति एक ऐसा उद्यम जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की पूंजी इन्वेस्ट है, उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। एक ही व्यक्ति इसको पूंजी इन्वेस्ट हो, और होता है कि एक से अधिक व्यक्ति पूंजी निवेश हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जितने भी प्रोप्राइटरशिप इंडस्ट्री होंगे उनके द्वारा अर्जित है, जितने भी पार्टनरशिप इंडस्ट्री हो उनके द्वारा अर्जित है। एक बात सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक उद्यम में भी दो चीज हो सकता है। एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार इसमें माने 100% सरकार को होता है, 100% सरकार। एक ऐसा हो जिसमें 51% सरकार हो और 49% निजी व्यक्ति हो, क्योंकि 51% सरकारी कंपनी मानी, ठीक है। तो जो भी उद्यम हो, चाहे निजी उद्यम हो चाहे सार्वजनिक उद्यम, इन सभी उद्यमों द्वारा एक वर्ष में जो हमारे घरेलू सीमा के अंदर उनके अंदर जो भी आय हो, सॉरी अर्जित आय होगा, अर्न इनकम होगा, वो कहलाता है जीटीआई। अब देखिए आना है अर्जित आय क्या है। देखिए आय दो बार होता है। एक होता है अर्जित आय, एक होता है गैर अर्जित आय। अर्न इनकम और अनअर्न। कहता है कि वैसा आय जो वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के बदले प्राप्त होता है। हमने वस्तु को उत्पादन किए, उसके बदले इनकम हो रहा है, या सेवा को उत्पादन किए उसके बदले आय होता है, तो उसको अर्जित आय बोलते हैं। जो वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के बदले मतलब कोई ना कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम पेन का प्रोडक्शन करें जो वस्तु है, शिक्षा दे रहे हैं तो सेवा है। तो जो भी वस्तु के उत्पादन के बदले प्राप्त हो रहा है या सेवा के उत्पादन के बदले प्राप्त हो तो अर्जित आय। लेकिन कहता है कुछ जो बिना वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन पर बदले प्राप्त हो रहा है, कोई वस्तु को प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, न ही सेवा का प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी आएगा बिना वस्तु
सेवा के उत्पादन के बदले प्राप्त है। यहाँ पर तो था अर्जित आय में आया था कि वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है या सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बेच रहे हैं तो आय प्राप्त हो, अर्जित आय। लेकिन यहाँ क्या है, कोई वस्तु का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेवा का भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए कैसे, इसी को अब इसका एग्जाम्पल बताएंगे। इसी को गैर अर्जित आय को हम बोलते हैं अंतरण आय बोलते हैं, सिर्फ अंतरण आय को अंतरण आय लिखा रहता है। जैसे आपको आर्थिक सहायता मिल गया, ठीक है, आर्थिक सहायता हो गई, सरकार टाइम टाइम सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी से हमको इनकम प्राप्त हुआ, है ना, या हम लोग लोन ले लेते हैं, ऋण लोन लेते हैं सरकार के लिए, सरकार के लिए भी है कि सरकार जो है लोन लेती है, या सरकार को भी भारत सरकार को भी वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा तो लोन, भारत भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को जो लोन दिया, तो ये तो भारत सरकार की आय है, लेकिन कैसा आय है, गैर अर्जित है, क्योंकि हम यहाँ कोई वस्तु अथवा सेवा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना वस्तु अथवा सेवा के प्रोडक्शन हमको आय प्राप्त हुआ, लोन लिया। या कभी कभी वर्ल्ड बैंक हमको अनुदान दे देती है कि बिना या बिल गेट्स, भारत में बहुत सारे बहुत सारे आपको एड्स के लिए हो गया, या आपको खासकर पोलियो के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो विश्व बैंक WHO संचालित होते हैं। तो उसमें क्या था, हम वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और नहीं सेवा प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर भी हमको आय प्राप्त हुई, तो इस प्रकार का आय बोलते हैं गैर अर्जित या अंतरण आय। अंतरण आय भी दो प्रकार होता है, एक होता है स्वैच्छिक, एक होता है अनिवार्य। जैसे स्वैच्छिक का मतलब होता है भारत सरकार के कंटेंट देखते हैं, तो एक तो मान लीजिए कि भारत सरकार को जो लोन मिल गया, स्वैच्छिक मिल गया, या सहायता मिल गया, स्वैच्छिक हो गया। लेकिन एक अनिवार्य होता है जो होता है कर, टैक्स, यह भारत को देना ही देना है, मैंडेटरी है। भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार का टैक्स काटना है, टैक्स क्या है, हम भारत टैक्स से आय हो रहा भारत सरकार को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। यहाँ पर भारत सरकार किसी भी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको टैक्स मिल रहा है। तो जब वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किए बिना मिल रहा है ना, तो क्या है, गैर अर्जित है। और उसमें भी क्या मैंडेटरी है कि आपको टैक्स देना ही देना है ना। कर एक स्वैच्छिक है, दे भी सकता है, नहीं भी सकता है। कभी कभी जब बाढ़ आ जाता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से 5,000, 10,000, 2,000 जो भी देना देता है, तो स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। तो जब स्वेच्छा से देते हैं, भारत से वो प्राप्त हो रहा है, हम स्वेच्छा से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पैसे डाल देंगे स्वेच्छा से, भारत सरकार आय है, लेकिन कैसा है, गैर अर्जित आय है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार कोई वस्तुतः सेवा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, एक हम टैक्स दे रहे हैं। यहाँ भी भारत सरकार कोई वस्तुतः सेवा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उसको आय प्राप्त हो, लेकिन कैसा है, उसको मैंडेटरी है, तो स्वैच्छिक व अनिवार्य गैर अर्जित आय है, उसमें आ तो रहा है लेकिन वो मैंडेटरी है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग जब ये ग्रोस डोमेस्टिक इनकम में जोड़ेंगे, ये इसका अर्जित आय,
जो वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के बदले प्राप्त है, जो गैर रजित है, ये चाहे लोन के रूप में लेते हैं, लोन से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, या हमको सब्सिडी भारत सरकार को जो सहायता अनुदान मिल रहा है, भारत सरकार चाहे लोन ले रही है, चाहे पब्लिक से आप जो पैसा जमा करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भरा जाता है, कि आपका भारत सरकार की लायबिलिटी है, लोन है, आपको उनको विथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो भारत में जो भी भारत सरकार लोन लेती है, या उसको अनुदान में मिलता है, या टैक्सेशन से मिलता है, वो सारा चीज इसमें शामिल होता है, हमेशा अर्जित होता है। ठीक है, तो एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जो भी हमारा बाउंड्री है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात के मध्य, इसके अलावा शेष विश्व में भारत की जो दूतावास है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जो हो रहा है, और भी तो जो भी हमारी बाउंड्री है, डोमेस्टिक बाउंड्री है, उसके अंदर उद्यम जो भी उद्यम है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट, सभी उद्यमों द्वारा अर्जित आय, उद्यमों द्वारा आय नहीं, अर्जित आय, जो वस्तु अथवा सेवा को उत्पादन प्राप्त है, उसको बोलते हैं जीडीआई। कहीं भी किसी का कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जीडीपी में क्या था कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य। यह मौद्रिक मूल्य इसलिए नहीं कि आय तो हमेशा मुद्रा में होता है, वहां पर चूंकि वस्तु था, सेवा था, वस्तुएं डिफरेंट टाइप के हैं, भाई दूध है तो लीटर में आएगा, कपड़ा है तो मीटर में होगा, आयरन वगैरह है तो टन में होगा, है ना, लेकिन इनकम है तो हमेशा रुपया में होगा, है ना। और तीसरा चीज आता है वो जीडीई, ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। यहाँ भी डिफरेंस वही है कि एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा, मतलब भौगोलिक सीमा, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा, और दो या दो से अधिक राष्ट्रों में संचालित यातायात साधन, ठीक है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं एवं निवेशकों द्वारा किया गया देखिए, एक वित्तीय वर्ष समझ रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा, मतलब भारत की घरेलू सीमा हो गया, मतलब फर्स्ट भौगोलिक सीमा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप। दूसरा क्या था कि शेष विश्व में भारत की जो दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, सैन्य प्रतिष्ठान है। तीसरा चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में, है ना, भारत के निवासियों, भारत के नागरिकों द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में भारत के जो नागरिकों द्वारा संचालित जो आर्थिक गतिविधि हो गया,
और 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के मध्य भारत के नागरिक हो तो ऐसा निवासी द्वारा संचालित चुनाव यान है, बस यहाँ पे लेना। इसे यहाँ समझना उपभोक्ता और निवेशक, इन दोनों को समझने से पहले ये समझिए व्यय, समस्त व्यय, जो भी व्यय, समस्त व्यय मतलब सारा का सारा एक्सपेंडिचर, वहाँ क्या था, अर्जित आय था, वहाँ केवल आय नहीं होता, अर्जित आय मतलब कि जो आय वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के बदला प्राप्त वही है ना, बिना वस्तु अथवा सेवा उसका नहीं। यहाँ है समस्त जो भी एक्सपेंडिचर है सब के सब इसमें आ जाएगा। ताकि व्यय है क्या, व्यय व्यय दो होता है, कहता है कोई भी व्यक्ति है तो दो प्रकार व्यय होता है। एक होता है कि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, भूख लगा तो रोटी खाने के लिए खर्च कर दिया, मॉल में गया तो कपड़ा ले लिया, उसको देखा कि घर में नहीं है तो घर बनवा लिया, है ना। तो जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता एक वो है, इस पर जो है भविष्य में किसी तरह को रिटर्न नहीं मिलते। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया व्यय हो गया। और एक होता है इसको बोलते हैं उपभोग व्यय, तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यय होता है उसको उपभोग व्यय। इस पर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया, व्यय किया, तो एक्टिविटी तो ये उपभोग वह व्यक्ति उपभोग करता है, ठीक है, उपभोक्ता करता है। ठीक, व्यक्ति जो वर्तमान आवश्यकताओं को खर्च करने के लिए व्यय किया तो व्यक्ति उपभोक्ता करा है, उसकी एक्टिविटी उपभोग हो गया। लेकिन दूसरा होता है भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। तो व्यक्ति का जो भी पैसा होता है तो उस पैसा को तो कुछ पैसा होगा था कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च कर दिया तो हो गया, लेकिन व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग जो है वो रखता है कि भविष्य को लेता है, वो एफडी कर दिया या एक घर बनवा दिया तो जिसे रेंट आना भविष्य के लिए किया है ना, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं लोन दे दिया, है ना। तो जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया वो भोग हो गया और व्यक्ति उपभोक्ता कर है, और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उसको निवेश है। ये हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये व्यक्ति निवेश करता है, समझ गए, भोक्ता निवेशक, है ना, भोक्ता। तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है और यह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, जबकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया व्यय निवेश व्यय कहलाता है और व्यक्ति निवेश कहलाता है। तो अब एक वित्तीय वर्ष में अपने घरेलू सीमा जो भी उपभोक्ता चाहिए होगी कि वर्तमान आवश्यकताओं पूरी करने की जो हम व्यय करें उपभोक्ता द्वारा किया गया व्यय और निवेशक द्वारा किया गया समस्त व्यय, जो भी उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए जो भी व्यय किया, निवेशक अपने उपभोग के लिए जो भी व्यय किया, सारे के सारे व्यय आ गए ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर आ गए। आज हम लोग ये तीन चीज पढ़े, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक
इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। कल की वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़कर जो राष्ट्रीय आय के जो राष्ट्रीय अवयव हैं, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 2-3 और है NDP, नेट, उन सारे बिंदु पर हम लोग कल। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए